Hi everyone, let's look at the actual Z question based on basic algebra. So we are given with in a small college, students are allowed to take only one specialization. Traditionally, only two specializations are offered, science and arts. Students enrolled to specialization in science must take physics and maths, while students enrolled to specialize in arts must take eco and political science subjects. Students enrolled in science are not allowed to take either eco or political science, while students enrolled in arts are not allowed to take either physics और मैथ्स. तो बेसिकली यहाँ पे गिवन ये कि एक कॉलेज में दो स्पेशलाइजेशंस है जो स्टूडेंट्स को ऑफर किए जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट सिर्फ एक ही स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं. तो इस इंफॉर्मेशन को पहले अपन समझते हैं कि दो स्पेशलाइजेशन है, एक है साइंस और एक है आर्ट्स. तो ऑफर जो होता है ये दो स्पेशलाइजेशन होते हैं, एक साइंस और एक आर्ट्स. लेकिन स्टूडेंट सिर्फ इन दोनों में से कोई एक ही स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, या साइंस या फिर आर्ट्स. साइंस में जो सब्जेक्ट्स, अगर कोई साइंस स्पेशलाइजेशन लेता है तो उसको मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट लेना होगा, और अगर कोई आर्ट्स स्पेशलाइजेशन लेता है तो उसको इको और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेना होगा. ठीक है, तो अपन को ये गिवन है कि दो स्पेशलाइजेशन है, हर स्पेशलाइजेशन में क्या कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो भी गिवन है. पर स्पेशलाइजेशन सिर्फ एक ही ले सकता है स्टूडेंट, लेकिन ऑफर उसको दो होते हैं. दूसरा अपन को पॉइंट गिवन था, students enrolled in science are not allowed to take either eco or political science, while students in arts are not allowed to take either physics or maths. तो मतलब यहाँ पे अपन को गिवन ये है कि जो साइंस का स्टूडेंट होगा वो आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं ले सकता, और जो आर्ट्स का स्टूडेंट होगा वो साइंस के सब्जेक्ट नहीं ले सकता. तो ये इन्फॉर्मेशन अपन को गिवन है. अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन स्टडी करते हैं. Recently, the college has started a third specialization called MAT-ECO that requires students to take economics and mathematics. However, MAT-ECO students would not be allowed to take either physics or political science. When the college opens this specialization for enrollment, it allows students originally enrolled in science or arts to switch to MAT-ECO. अब ये इंफॉर्मेशन ध्यान से समझना है कि एक नया स्पेशलाइजेशन है मैटिको जो कॉलेज इंट्रोड्यूस करता है. ठीक है, ये थर्ड स्पेशलाइजेशन है जिसमें जो भी मैटिको स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करता है तो उसको इकोनॉमिक्स और मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट लेने होंगे. ठीक है, ये अपन को क्लियरली गिवन है. और कोई भी यहाँ पे क्लियरली गिवन है, फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट जिसका सब्जेक्ट फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस है वो मैटिको पे स्विच नहीं कर सकता. ठीक है, तो यहाँ पे अपन को अब नई इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि एक नया स्पेशलाइजेशन है मैट इको. ठीक है, इसमें मैथ्स और इको कंपलसरी सब्जेक्ट है. ठीक है, और मैथ्स और इको में फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट, जिस फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो मैटिको में स्विच करता है उसके लिए. ठीक है, और मैटिको में स्विच कौन करता है, इन साइंस और आर्ट्स में जो एनरोल्ड थे उनमें से ही सिर्फ मैटिको में स्विच करेंगे. ठीक है, तो वो अपन को क्लियरली गिवन है सेकंड पैराग्राफ में. तो अगर कोई मैट इको में स्विच करता है, एक इन्फॉर्मेशन क्लियर रखना है, मैट इको स्टूडेंट वुड नॉट बी अलाउड टू टेक आइदर फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस. तो मैट इको जो भी लेगा वो फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस उसको अलाउड नहीं होगा. और ओरिजिनली इनरोल्ड इन साइंस और आर्ट्स स्टूडेंट विल स्विच टू मैट इको. तो मतलब जिसका साइंस और आर्ट्स से जो स्टूडेंट है, मतलब जो ओरिजिनल फील्ड्स थी अपनी साइंस और आर्ट जो स्पेशलाइजेशन था, उनसे ही मैट इको में स्विच होगा. ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अपन को गिवन है, from among the students originally enrolled in arts, 20 students switched to MAT ECO. This makes the number of science students twice the number of art students. अब बेसिकली यहाँ पे अपन को गिवन है कि आर्ट स्टूडेंट से 20 स्टूडेंट्स मैट इको के लिए स्विच होते हैं. तो मैट इको में 20 स्टूडेंट्स आते हैं आर्ट्स से. ठीक है, अब आर्ट्स में कितने स्टूडेंट है ये अभी अपन को नहीं पता. तो लेट्स से कि साइंस में ओरिजिनली एक्स स्टूडेंट थे और आर्ट्स में वाई स्टूडेंट थे.
ठीक है, तो अपन ने मान लिया कि ओरिजिनली साइंस और आर्ट्स में एक्स और वाई स्टूडेंट है। अब आर्ट्स में से 20 स्टूडेंट्स मैट इको लेते हैं, तो वाई में से 20, दैट इज द रिमेनिंग स्टूडेंट्स इन आर्ट्स नाउ। और जब आर्ट्स के ये स्टूडेंट मैट इको में स्विच करते हैं, तो जो साइंस के स्टूडेंट है वो कितने हैं, एक्स, वो हो जाएंगे इसके डबल। ये अपन को दी हुई है इन्फॉर्मेशन थर्ड पैराग्राफ में। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आर्ट्स में से जो 20 स्टूडेंट्स हैं वो मैट इको में स्विच करते हैं, उसका रिमेनिंग स्टूडेंट है y-20। इसका अगर मैं डबल करता हूँ, तो दिस विल बी दी नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन साइंस स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन ये है। दूसरी इन्फॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है, आफ्टर दिस फ्रॉम अमंग द स्टूडेंट्स हु ओरिजिनली एनरोल्ड इन साइंस 45 स्टूडेंट्स स्विच टू मैट इको। अब साइंस से मैट इको पे 45 स्विच करते हैं। दिस मेक्स द नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट ट्वाइस द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट। तो जब साइंस स्टूडेंट से 45 स्टूडेंट्स मैट इको पे स्विच करते हैं, तो आर्ट्स के स्टूडेंट डबल हो जाते हैं एज कंपेयर टू साइंस स्टूडेंट्स। इन टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम अमंग दोज ओरिजिनली एनरोल्ड इन साइंस और आर्ट्स आर नाउ टेकिंग इकोनॉमिक्स। अब ये स्विचिंग के बाद आपको फाइनली बताना है कि इकोनॉमिक्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो अब अपन यहाँ पे ये पहले इंफॉर्मेशन डिडक्ट करते हैं कि अपन को गिवन है कि अब साइंस से 45 स्टूडेंट्स इको में जाते हैं। ठीक है, तो साइंस में एक स्टूडेंट है, 45 इको में जाते हैं। सो दैट मीन्स अब जो मैट इको वाले हैं उसमें 45 स्टूडेंट्स साइंस से आए। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, मैट इको वाले हैं, नए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 45 स्टूडेंट साइंस से आए, 20 स्टूडेंट्स आर्ट से आए। तो मैट इको में अब अपन को क्लियर है कि स्टूडेंट्स कौन से हैं। लेकिन यहाँ पे अपन को ये गिवन है कि जब साइंस में से 45 स्टूडेंट्स जाते हैं, तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट है जो कि अभी कितने हैं, y-20। ठीक है, तो y-20 आर्ट्स के स्टूडेंट कितने होते हैं फिर, डबल ऑफ साइंस स्टूडेंट। तो ये साइंस स्टूडेंट है। ठीक है, उसमें से 45 चले गए थे, एक्स स्टूडेंट थे साइंस में, 45 चले गए मैटिको में। इसका जब मैं डबल करूंगा तो जो अभी आर्ट्स में स्टूडेंट है उसके बराबर होंगे। ये अपन को थर्ड पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन गिवन थी, तो ये आपको इंटरप्रेट करना था। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, इसको अपन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इससे अपन को क्लियर हो जाएगा कि साइंस और आर्ट्स में ओरिजिनली कितने एनरोल्ड थे, और फिर अपन फाइंड कर पाएंगे कि अब इको में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर अपन देखें तो y-20 इंटू टू इक्वल टू एक्स, और सेकेंड इक्वेशन में भी y-20 है, तो अपन y-20 इक्वेट कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट y-20 की वैल्यू क्या होगी, टू नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x/2। अब ये y-20 की वैल्यू x/2 अपन सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x-45 इंटू टू इक्वल टू x/2। ओके, सो दिस विल बिकम 4x माइनस 180 इक्वल टू एक्स, टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया था अपन ने, तो 3x इज 180, so x is 60। so we got the value of x, that means साइंस वाले स्टूडेंट क्लियर हैं, 60 थे, तो ये साइंस वाले स्टूडेंट्स आ गए। अब यहाँ से अपन आर्ट्स वाले स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यूज करते हैं। y-20 इक्वल टू एक्स कितना है, 60/2। so y will be 60/2 is 30 plus 20 that is 5। so that means ये होगा अपने आर्ट्स वाले स्टूडेंट। तो अपन ने इन दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई निकाल लिए, साइंस और आर्ट्स स्टूडेंट कितने। ठीक है, और अभी अपन से पूछा गया फाइनल कि इकोनॉमिक्स वाले कितने स्टूडेंट है। तो आप पहले यहाँ पे ये देखो कि मैट इको वाले कितने हैं, 20 और 45। ये 20 और 45 मैट इको वाले, तो इनके तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होगा ही होगा। तो 45 प्लस 20 65 तो है ही। ठीक है, तो 65 तो अपना आंसर है ही। अब एक चीज ध्यान रखना है कि इको वाले बस यही नहीं है, इको वाले आर्ट्स वाले भी रिमेनिंग स्टूडेंट है। वाई कितना था, वाई था 50। 50 में से 20 स्टूडेंट गए थे। ठीक है, 50 में से 20 स्टूडेंट गए थे मैट इको लेने।
तो मतलब 30 स्टूडेंट्स आर्ट्स में अभी भी हैं जो इको सब्जेक्ट लेके बैठे हैं। तो ये 30 स्टूडेंट्स ऐड जरूर करना है वन को। तो 65 प्लस 30 विल गिव यू 95 एज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इको वाले जो सब्जेक्ट अपन से पूछा है जिसके पास अभी इको सब्जेक्ट है वो एट प्रेजेंट 95 स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो दिस वाज द सेट फ्रॉम Z24। बेसिक एल्जेब्रा पे सेट था। ध्यान से अगर अपन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेंगे तो कंप्लीटली डुएबल है। ठीक है, सो दैट मीन्स इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ई 95। लेट्स लुक एट द एक्चुअल जेड क्वेश्चन बेस्ड ऑन एपी। सो वी आर गिवन विथ इन अ स्कूल the number of students in each class from class 1st to 10th in that order are in AP, arithmetic progression. The total number of students from class 1st to 5th is twice the total number of students from class 6th to 10th. If the total number of students from class 1st to 4th is 462, how many students are there in class 6th? So basically यहाँ पे given ये है कि फर्स्ट से 10th तक जो भी स्टूडेंट्स है काउंटिंग जो है वो ईपी है। तो मतलब क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें जो भी क्लास में नंबर्स हैं स्टूडेंट्स के वो ईपी फॉलो कर रहे हैं। सो लेट्स से फर्स्ट टर्म अगर मैं ए लेता हूँ तो सेकंड टर्म विल बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, एंड वी नो दैट दिस विल बी ए प्लस 9d। तो ये एपी बन रही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे गिवन है total number of student from first to fifth is twice the total number of student from 6 to 10th। मतलब 6 to 10th का जो टोटल है और जो फर्स्ट टू फिफ्थ का जो टोटल है उसका रिलेशन गिवन है। मतलब अगर 6 टू 10th में x स्टूडेंट है तो फर्स्ट टू फिफ्थ में 2x स्टूडेंट होंगे, जस्ट डबल। दूसरा पॉइंट दिया है इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ इज 462, मतलब फर्स्ट फोर क्लास का टोटल दिया हुआ है दैट इज 462। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 6, अपन को सिर्फ क्लास 6 में कितने स्टूडेंट है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले अपन यहाँ पे ये देखें कि अपने पास सम का रेशियो है फर्स्ट 5 और लास्ट 5 का। तो फर्स्ट 5 में कितने स्टूडेंट होंगे, दिस फोर्थ टर्म विल बी ए प्लस 3d एंड फिफ्थ टर्म विल बी ए प्लस 4d। ओके, एंड सिक्स विल बी ए प्लस 5d एंड दैट इज ए प्लस 6d, ए प्लस 7d एंड दैट इज ए प्लस 8d। ठीक है, तो nth टर्म तो अपन को पता है एपी की कैसे निकालते हैं। तो उस हिसाब से अपन ने nth टर्म देख ली यहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसमें अपन सम देखें तो 1 2 3 4 5 प्लस 3 + 4 7 + 2 9 + 1 5a प्लस 10d। ठीक है, तो इसका पूरा सम होगा 5a प्लस 10d। और लास्ट 5 टर्म्स का सम होगा 5a प्लस 5 + 6 11 +7 18 +8 26 +9, so that is 35d। ठीक है, एंड वी नो वेरी वेल इनका सम का रेशियो क्या है, 2:1। 2x/x विल गिव यू 2:1। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्लियर है कि एक रिलेशनशिप अपन को सम के रेशियो पता है। दूसरा पता है अपन को कि फर्स्ट फोर जो क्लास है उनका टोटल है 462। तो फर्स्ट फोर का टोटल होगा 4a प्लस डी प्लस 2d प्लस 3d, सो दैट इज 6d, सो दैट इज 462। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन यूज करके, इन दो रिलेशंस को यूज करके अपन ए और डी फाइंड कर लेंगे। तो फिर क्लास 6 में कितने स्टूडेंट है वो फाइंड हो जाएगा। तो ये क्लास 6 में ए प्लस 5d स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5a प्लस 10d इक्वल टू 2 5 = 10a प्लस 70d। So 10a minus 5a will be 5a and this will be 10d minus 60d. So a will be minus 12d. Okay. So a की वैल्यू आ गई minus 12d. Now next is 4a plus 6d 462 है। तो पहले तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। This will be 2a plus 3d 231।
ठीक है, अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया इक्वेशन को। अब यहाँ पे एक ही जगह अपन -12d रख सकते हैं, तो 2 इंटू -12d प्लस 3d इक्वल टू 231, so that is -24 plus 3 -21d equal to 231. So from here d will be 231 divided by -21. Okay, so this will be -11. So we got the value of d as -11. So from here we can find the value of a also. So a is -12d, तो 12 into -11 कर देंगे, so that is minus minus plus 12 into 11 will be 132. Okay, तो a और d मिल गया. We have to find the value of term 6, क्योंकि 6 क्लास में कितने स्टूडेंट है वो फाइंड करना है. That is a plus 5d. a plus 5d. a is 132 plus 5 into -11. Okay, so that is 132 minus 55. So this will be 12 minus 5, that is 7. 12 minus 5, that is 7. So that is 77 is the required number of students in class 6. Okay, so that is available in option B. Let's look at the actual Z question based on profit and loss. So here we are given with the cost of running a movie theater is rupees 10,000 per day plus additional 5,000 per show. The theater has total 200 seats. A new movie released on Friday. There was there were 3 shows where the ticket price was 250 each for the first 2 shows and 200 for the late night shows. For all the shows together, total occupancy was 80%. What was the maximum amount of profit possible? We have to maximize the profit here. Okay, तो यहाँ पे अपन को क्लियरली गिवन है कि पर डे जो कॉस्टिंग है थिएटर की वो है 10,000. तो पहले अपन कॉस्टिंग की बात कर लें. तो कॉस्टिंग है 10,000 प्लस एडिशनल 5,000 पर शो. मतलब एक शो अगर जब चलता है तो 5,000 स्पेंड होते हैं. तो अपन को यहाँ क्लियरली गिवन है कि 3 शो रन होते हैं पर डे, तो दैट विल बी 5,000 इंटू 3, दैट इज 15,000. सो टोटल कॉस्ट फॉर रनिंग शोज इज 15,000 प्लस 10,000, दैट इज 25,000. ओके, तो मतलब एक दिन का 25,000 लगता है शो को रन करने का, तीनों शो को रन करने का. बट यहाँ पे अपन को गिवन क्या है, रेवेन्यू की कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है. अब क्योंकि 3 शो हैं, शो 1, शो 2, शो 3, तो फर्स्ट 2 जो शोज है उनमें जो टिकट है वो 250 रुपीज की है. ठीक है, तो टिकट प्राइस जो है वो 250 है फर्स्ट 2 शोज के, और लेट नाइट शो जो है उसकी कॉस्ट है 200. नाउ फॉर ऑल शोज टुगेदर टोटल ऑक्यूपेंसी वॉज 80%. बट यहाँ पे अगर अपन सीट्स की बात करें तो सीट्स कितनी है, ईच शो हैज 200 सीट्स, राइट. और अपन को यहाँ पे ऑक्यूपेंसी जो है वो 80% गिवन है तीनों शोज की ऑल टुगेदर. द मेन पॉइंट इज ऑल शोज टुगेदर टोटल ऑक्यूपेंसी वॉज 80%. तीनों शो की टोटल 80% है. अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो टोटल 200 प्लस 200 प्लस 200, दैट इज 600. तो 600 का अगर अपन 80% निकालें तो 4/5 ऑफ 600, 80% इज 4/5. ओके, सो 5 12 60, 12 4 480. तो दैट मीन्स एक दिन में 480 सीट्स सेल हुई हैं. अब क्योंकि अपन को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो अपन क्या करेंगे, शो 1 और शो 2 की सीट्स मैक्सिमम सेल करेंगे. क्यों? क्योंकि उनकी प्राइस ज़्यादा है, ज़्यादा रेवेन्यू आएगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा. ठीक है, क्योंकि कॉस्ट तो कांस्टेंट है 25,000. तो अपन क्या करेंगे, वी विल अज्यूम दैट कि शो 1 शो 2 हाउसफुल गया है. ठीक है, पूरी सीट्स सेल आउट हुई है. तो रेवेन्यू कितना आएगा, 200 सीट है फर्स्ट शो में, और 250 की टिकट है, तो 25 इंटू 2 दैट इज 50. दैट मीन्स 50,000 रेवेन्यू आ जाएगा शो 1 से. शो 2 से भी अपन मान के चलेंगे पूरी 200 सीट्स ऑक्यूपाइड है. ठीक है, तो 25 इंटू 2 इज 50,000 अगेन. तो अपन मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं रेवेन्यू टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. तो शो 1 शो 2 को हाउसफुल करा दिया. अब अपने पास यहाँ पे ये देख रहे हैं कि शो 1 शो 2 में टोटल 400 सीट यूटिलाइज हो चुकी है.
200 प्लस 200, लेकिन अपन को यूटिलाइज सिर्फ करनी है 480 क्योंकि ऑक्यूपेंसी 80% था। सो दैट मीन्स जो थर्ड शो है उसमें रिमेनिंग जो सीट्स हैं 200, उसमें 80 सीट्स ही ऑक्यूपाई होंगी। ठीक है, और उससे रेवेन्यू आएगा 200 इंटू 8, सो दैट इज 16,000। तो टोटल रेवेन्यू जो मूवी थिएटर को मिलेगा दैट विल बी 1,60,000, 50 + 50 + 16। सो टोटल रेवेन्यू और एसपी विल बी 1,16,000। ठीक है, इसमें अपन को बताना था मैक्सिमम प्रॉफिट, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। रेवेन्यू या एसपी में से आप कॉस्ट हटा दो, तो 1,16,000 माइनस कर देंगे 25, तो 116 माइनस 25 कर दो, तो 16 और 9, so that will give you 91,000. Okay, so that is the maximum profit which movie theater can achieve in a day. Okay, so that is available in option D. Let's look at the actual Z question based on time, speed, and distance. So we are given with a flight traveling to a destination 11,200 kilometers away was supposed to take off at 6:30 a.m. Due to bad weather, the departure of the flight got delayed by 3 hours. The pilot increased the average speed of the airplane by 100 km per hour from the initially planned average speed to reduce the overall delay to 1 hour. Had the pilot increased the average speed by 350 km per hour from the initially planned average speed, when would have the flight reached its destination? So basically यहाँ पे given ये है कि एक फ्लाइट है जो 11,200 किलोमीटर्स ट्रेवल करती है, let's say that is point from X to Y. So regularly flight 6:30 पे निकलती है X पॉइंट से Y के लिए, एंड ड्यू टू बैड वेदर एक दिन फ्लाइट 3 घंटे लेट निकलती है, दैट मीन्स 6:30 की जगह 9:30 पे फ्लाइट निकलती है, एंड द पायलट इंक्रीज द एवरेज स्पीड ऑफ एयरप्लेन बाय 100 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द इनिशियली एवरेज स्पीड टू रिड्यूस द डिले टू 1 आवर। अब ये पॉइंट अपन को समझना है। लेट से 6:30 पे फ्लाइट जब निकलती है तो एस की स्पीड से निकलती है इन किलोमीटर पर आवर, और एक्स से वाई उसको टी आवर्स लगते हैं। टी आवर्स इज दी ट्रेवलिंग टाइम, ये अपन मान लेते हैं। तो 6:30 पे अगर एस की स्पीड से निकल रही है तो टी आवर्स लग रहे हैं ट्रेवलिंग टाइम। ठीक है, तो 9:30 पे भी अगर एस की स्पीड से ही फ्लाइट निकलेगी तब भी उसका ट्रेवलिंग टाइम तो टी आवर्स ही रहेगा। बट पायलट ने क्या किया, 9:30 पे इंस्टेड ऑफ एस, एस प्लस 100 km/h की स्पीड से टेक ऑफ किया। मतलब या फिर ये बोल सकते हैं कि जब एक्स से वाई 9:30 पे फ्लाइट गई एक्स टू वाई, तो पायलट ने स्पीड 100 km/h बढ़ा दी। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस दी ओवरऑल डिले टू 1 आवर। अब ये पॉइंट अपन समझे कि 9:30 पे अगर फ्लाइट एस की स्पीड से ही जाती तो ट्रेवलिंग टाइम तो टी आवर्स ही होता, लेकिन 3 आवर्स का डिले भी होता क्योंकि फ्लाइट 3 आवर्स लेट निकली है। लेकिन 9:30 पे ही अगर पायलट की स्पीड एस प्लस 100 है, पायलट ने प्लेन की स्पीड एस प्लस 100 मेंटेन रखी है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिले टू 1 आवर, मतलब ये जो 3 आवर का डिले है ये 1 आवर का डिले बनाना है। ठीक है, मतलब 2 घंटे अपन को कम करना है, तो 2 घंटे तो ट्रैवलिंग टाइम पे ही कम कर सकते हैं, और वो पॉसिबल तब होगा जब स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड अपन को गिवन है कि पायलट ने स्पीड 100 km/h से बढ़ाई है और ट्रैवलिंग टाइम 2 आवर्स अगर रिड्यूस कर दिया तो ओवरऑल डिले जो है सिर्फ 1 आवर होगा। तो अगर ट्रैवलिंग टाइम 2 आवर्स कम हो जाएगा तो 1 आवर डिले सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक पॉइंट यहाँ पे ये भी समझना है कि इन दोनों केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो तो 11,200 किलोमीटर है, दैट मीन डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो अपन कांस्टेंट डिस्टेंस की इक्वेशन बना के उसको इक्वेट कर देते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो अगर अपन देखें तो एस की स्पीड से अगर टी आवर्स लग रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस विल बी एस इंटू टी, एंड एस प्लस 100 की स्पीड से टाइम विल बी टी माइनस 2।
सो दैट ओवरऑल डिले सिर्फ 1 आवर का हो। बट दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम है, तो ये दोनों इक्वेशन को अपन इक्वेट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, दैट s into t must be equal to 11,200 किलोमीटर, राइट? और s की वैल्यू विल बी क्या, 11,200 डिवाइड बाई t इन किलोमीटर पर आवर। तो पहले जो अपने पास इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। सो दिस विल बी एस टी एंड दिस विल बी एस टी माइनस 2s प्लस 100t माइनस 200। ठीक है, दिस एस टी विल गेट कैंसिल आउट, सो दिस विल बी 2s माइनस 100t प्लस 200 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन अपन को एस और टी के कॉम्बिनेशन में दिख रही है, और अपने पास एस की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ टी, दैट इज 11,200 बाई टी, तो वो अपन यहाँ रखते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर एस की जगह मैं 11,200 बाई टी रख दूंगा तो पूरी इक्वेशन मेरी टी की टर्म्स में हो जाएगी। ठीक है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपन टी निकाल लेंगे। तो दैट इज 2 इंटू 11,200 विल बी 22400 माइनस 100t स्क्वायर प्लस 200t इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर अपन 100 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, दैट इज 224 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जिसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो दिस विल बी टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 224 इक्वल टू 0। ओके, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपन टी निकाल लेते हैं पहले। तो टी निकालते हैं इसमें। तो इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 224। So we have equation t square minus 2t minus 224 equal to 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 224 की अगर अपन बात करें तो वी शुड नो दैट दैट इज 14 इंटू 16 is 224, और यहाँ पे -2 चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखें, तो ये बनेंगे अपने रूट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग -16 प्लस 14। एंड जब आप इसके रूट्स निकालोगे तो t की वैल्यू आएगी +16 एंड -14। बट टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फाइनल टी की वैल्यू विल बी 16 आवर्स। तो वी गॉट दी वैल्यू ऑफ टी एज 16 आवर्स, तो मतलब 9:30 पे फ्लाइट अगर एस की स्पीड से निकलती है तो उसका ट्रेवलिंग टाइम 16 आवर्स है। तो अपन अब स्पीड भी पता कर सकते हैं, जो कि था 11,200 डिवाइडेड बाई टी, सो दैट इज 11,200 डिवाइडेड बाई 16। तो ये किलोमीटर है और ये किलो, एंड दैट इज इन आवर्स, 16 आवर्स। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 16 7 112, दैट इज 700 किलोमीटर पर आवर। तो अपन को स्पीड मिल गई, एस की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है। अब अगर अपन देखें अपना क्वेश्चन, तो इस केस में अपने पास एस की वैल्यू आ चुकी है। एस की वैल्यू है 11,200 में अपन ने 16 से डिवाइड कर दिया था, 700 किलोमीटर पर आवर आ गई स्पीड। ठीक है, अब अपन को देखना ये है कि अगर पायलट स्पीड 700 से 350 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करता है, जो अपना सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, कि स्पीड अगर 350 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाती है तो जो फ्लाइट है वो कितने बजे पहुंचेगी डेस्टिनेशन पे। तो अब उस पर काम करते हैं। सो दैट मीन्स अब जो न्यू स्पीड है दैट इज 700 प्लस 350, दैट इज 1050 किलोमीटर पर आवर। तो अब न्यू टाइम निकालते हैं अपन। न्यू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है 11,200 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड है 1050 किलोमीटर पर आवर। तो दिस विल गेट कैंसिल आउट, दिस जीरो विल गेट कैंसिल आउट। 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 4s are 20। So that is 224 by 21 hours. Or I can write this as 21 into 10, that is 210 and 14 hours। ठीक है, तो नया टाइम जो मतलब जब स्पीड s प्लस 350 है, तो 9:30 बजे जो फ्लाइट निकल रही है, 9:30 पे जो फ्लाइट निकल रही है वो s प्लस 350, दैट मीन्स 1050 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल रही है। तो टाइम कितना लगेगा, 9:30 के बाद लगेगा
10 आवर्स तो लगेंगे ही, प्लस 14/21 आवर्स भी लगेंगे। ठीक है, तो ये टाइम क्या हो जाएगा, 9:30 प्लस 10 आवर्स, तो 9:30 में 12 आवर्स ऐड करोगे, अगेन 9:30 आएगा, 2 माइनस करो, दैट इज 7:30। तो 7:30 PM प्लस 14/21 आवर्स, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, आवर्स में, आवर्स की जगह अपन इंटू 60 कर लेते हैं। सो दैट इज 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, सो दैट इज 40 मिनट्स। सो दैट मीन्स अपना आंसर है 7:30 में 40 मिनट्स ऐड कर दो, तो दैट इज 8:10 PM। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर फ्लाइट 9:30 पे 1050 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, तो उसका डेस्टिनेशन पे पहुंचने का टाइम होगा 8:10 PM। तो इसको अपन देखें, दैट इज अवेलेबल इन ऑप्शन डी। Okay, let's look at the actual Z question based on logs. So we are given with, consider the equation log x minus 2 with base 5 is equal to 2 into log 2x minus 4 with base 25, where x is a real number. For how many different values of x does the given equation hold? तो अपन को यहाँ पे बताना है सॉल्यूशन x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है विच विल सेटिस्फाई दिस लॉग इक्वेशन। तो अपन को इक्वेशन गिवन है log of x minus 2 with base 5, that is equal to 2 into log of 2x minus 4 with base 25. Okay, now log of 5 with base x minus 2, 2 into log 25 can be written as 5 square, and 2x minus 4 में अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा x minus 2। ठीक है, अब वी नो दैट यहाँ पे जो बेस है उसकी पावर है 2, तो एज पर दी लॉग रूल जो बेस की पावर होती है उसका रेसिप्रोकल बाहर आ जाएगा। So that means this will be log 5 x minus 2 equal to 2 into 1 upon 2, and that is log 5 2 into x minus 2। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ये देख सकते हैं this will get cancel out, so that means we are left with log of x minus 2 with base 5 equal to log of 5 2 into x minus 2। अब दोनों log इक्वल है विथ सेम बेस, सो वी कैन इक्वेट द आर्गुमेंट पार्ट, तो ये आर्गुमेंट पार्ट सेम होना चाहिए। So that means x minus 2 must be equal to 2 into x minus 2. As you can see that x minus 2 तो cancel out हो जाएगा. So that means there is no value of x which will satisfy the given log equation. So your answer is option C, zero solutions. Clear? Let's look at the actual Z question based on geometry and algebra combination. So we are given with the roots of the polynomial are the radii of 3 concentric circles. तो अपन को एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके जो रूट्स हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रेडियस हैं। तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 रूट्स होंगे, तो दैट मीन्स 3 रेडियस है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के। द रेशियो ऑफ द एरिया व्हेन अरेंज फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इज, तो बेसिकली वी आर गिवन विथ कि 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं having common center. So let's say this is R1 and that is R2 and that is R3. ओके, सो 3 रेडियस है, इन तीनों रेडियस की जो वैल्यू है वो आपको इस क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उससे मिलेगी। तो अपन इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। सो वी नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन। तो अपन को पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6। तो पहले अपन हिट एंड ट्रायल करते हैं एक रूट निकालने के लिए। तो लेट्स से चेक फॉर वन p of 1, तो दैट विल बी 2 minus 11 plus 17 minus 6. So 17 minus 6, 11 plus 2, 13 minus 11. So it is not equal to 0. Now check for p of 2. So that will be 2 into 2 cube, 8 minus 11 into 4 plus 17 into 2 minus 6. So that is 16 minus 44 plus
34 minus 6. So 16 minus 6 is 10, minus 44 plus 34 minus 10. So plus 10 minus 10, so that is equal to 0. Okay. So that is clear that one root is 2. So we can say that x minus 2 will be the factor of this cubic polynomial, and that is the linear factor. Okay, that is the linear factor. And then this will be multiplied with quadratic polynomial, and this will be equal to 2x cube minus 11x square प्लस 17x माइनस 6। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि x माइनस 2 में अपन क्या क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई करें सो दैट ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो उसको देखते हैं अपन। तो एज वी कैन सी दैट x में अगर मैं x 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 2x क्यूब। ठीक है, और ये माइनस 2 भी आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 इंटू 2 इज माइनस 4x स्क्वायर। सो वी हैव एक्सेस माइनस 4x स्क्वायर, बट आई नीड माइनस 11x स्क्वायर। तो आप क्या ऐड कर दोगे इसमें? माइनस minus 4 minus 11, so minus 4 minus 7 is minus 11, so this will be minus 7x. Okay, now next is minus 2 को अगर अपन minus 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो minus 2 into minus 7 will be 14x. Okay, but I need 17x, so I will take 14 plus 3 is 17, so that will be plus 3. Okay, so that will be the quadratic expression. When multiplied by x minus 2 you will get this cubic polynomial. So we got the quadratic polynomial as well. So that means जो remaining roots हैं वो इस quadratic से आ जाएंगे। और जो मैंने यहाँ टेक्निक लगाई है that is the direct technique जो मैंने क्लास में डिस्कस की थी। So वो अपन डिस्कस करने के बेसिस पे अपन ने इसको डायरेक्ट किया है। अब ये 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के आप रूट्स निकाल लो। दिस विल बी minus 6 minus 1 will be middle term splitting, divide by 2, so this will be minus 3 minus 1 by 2, so final root will be 3 and 1 by 2. So we have two roots, 3 एंड 1 बाई 2। सो बेसिकली अपने रूट्स फाइनल जो आ चुके हैं दैट इज फर्स्ट तो 2 था जो एटन ट्रायल से सेटिस्फाई हुआ था, देन 3 एंड देन 1 बाई 2। ओके, सो दीज आर बेसिकली द रेडियस। नाउ अपन को यहाँ पे बोला है व्हेन अरेंज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सो दिस मस्ट बी R3 biggest radius and then R2 and this will be R1। तो अपन को एरिया रेशियो निकालना है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे we know that area is pi r square। okay, pi r square area होता है, we have radius। तो रेशियो में पाई तो कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी 3 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो आप पाई लगाओगे भी तो पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी 9 इज टू 4 इज टू 1 बाई 4। सो फाइनल रेशियो आपका बनेगा 4 अपन मल्टीप्लाई कर दें, 4 9 जा 36, 16 is to 1। okay, so that is the final ratio of area from largest to smallest। okay, so this was the question based on combination of polynomial with some geometrical concept जो बहुत बेसिक्स है कि आपको इस polynomial के जो रूट्स हैं वो इसके रेडियस है और फिर आपको पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया रेशियो निकालना है। तो completely doable क्वेश्चन था। so that means the option is D। Okay, let's look at the actual Z24 question based on geometry. So we are given with, consider a right angle triangle ABC, right angled at B. Two circles, each of radius R, are drawn inside the triangle in such a way that one of them touches AB and BC while the other one touches AC and BC. The two circles are also touch each other. See the image below. If AB is 18 and BC is 24, then find the value of R. So we are given with the right angle triangle A, B, C, right angled at B। Okay, next दो circle हैं, each of radius R। So we have two circle with radius R। They are drawn inside the triangle in such a way that one of them touches AB and BC। So as you can see that this first circle is touching AB as well as BC, and the second one touches AC and BC. So this second circle is touching AC as well as BC both। Two circles also touch each other, clearly given hai। If AB is 18, so AB is 18
and BC is 24. So BC is 24. And we have to find the radius of this circle. तो बेसिकली यहाँ पे अपन को गिवन क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सर्कल्स हैं, सर्कल्स का रेडियस अपन को फाइंड करना है, परपेंडिकुलर बेस पता है। सो पहले अपन हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं और फिर देखते हैं कि रेडियस कैसे निकल सकता है। तो पहले यहाँ पे अपन ये देखें, वी नो वेरी वेल द बेसिक ट्रिपलेट 3 4 5। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिक ट्रिपलेट है 3 4 5। सो जो अपने पास जो डायमेंशन है दैट इज 18 एंड 24। तो इस ट्रिपलेट का अगर मैं 6 मल्टीपल उठाता हूँ तो दिस विल बी 18, that is 24 and 30. So that means this hypotenuse, we have 18 and 24. So that means this hypotenuse is 30. So this AC is 30. That is clear. So we got the hypotenuse length as 30. Now we have to find the value of radius. So इसके लिए अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले अपन ये हटाएं इसको। तो इसको अगर अपन देखें, so this is R, okay, and this is the radius of circle, and AB will be tangent, so this will be perpendicular because radius is perpendicular to the tangent always. So that is also R, okay, and that is R, this is also R, and this will be perpendicular because radius is perpendicular to the tangent. तो यहाँ पे AB will be tangent for C1 and BC will be tangent for both the circle C1 and C2. So that is circle C2. ठीक है, अब अपन यहाँ पे ये देखें कि रेडियस की वैल्यू निकालनी है। सो इसमें थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ेगा कि अगर अपन सेकंड सर्कल के सेंटर को अगर अपन हाइपोटेन्यूस से जोड़ते हैं तो ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये सेकंड सर्कल के सेंटर को अगर अपन जोड़ते हैं सी से, so we have two right angle triangles, okay, and we know that AB is 18, AB is total 18. So let me take this point as P and this point as Q and this point as R. So what will be AP? AP की लेंथ क्या होगी? This will be 18 minus R. Okay, this will be 18 minus R, and this will be R plus R plus R. That is 3R. And we know that BC is total 24. BC is total 24. So if I take this as PQRS, so that means remaining length will be 24 minus 3R. Okay. So we know very well that this is 24 minus 3R. अब एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट जाते हैं उसकी लेंथ इक्वल होती है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल, दैट टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। सो सी एस और ये जो लेंथ है ये लेंथ दोनों सेम होंगी। सो लेट मी टेक दिस पॉइंट एज पी क्यू आर एस टी। सो दैट मीन्स दिस सी टी विल ऑल्सो बी 24 minus 3R, 24 minus 3R. Okay, and we know very well that AC is total, AC total कितना है 30 है। तो AC total 30 है जिसमें ये 24 minus 3R है, तो रिमेनिंग डायमेंशन क्या होगा? तो 30 में से ये 24 minus 3R अपन माइनस कर देते हैं, तो दैट विल बी 6 plus 3R। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दिस विल बी 6 plus 3R, ठीक है, एंड दिस वाज 30 टोटल, and now this is 26 plus 3R. Now next point is we are looking for R. Now एक पॉइंट अगर अपन देखें यहाँ पे ध्यान से, that if I join A with Q, if I join A with Q, not A को अगर अपन Q से Q से ना जोड़ के अगर A को मैं R से जोड़ूं तो मेरे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे जिस पे अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे। तो AR को ज्वाइन कर देते हैं, लेट्स ज्वाइन AR। ओके, so we will be having this
राइट एंगल ट्रायंगल APR एंड अदर राइट एंगल ट्रायंगल ATR। ठीक है, तो ये अपन को दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए, APR और एक ATR, जिसमें दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉमन है। ठीक है, तो अपन इन दोनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगा के R निकालेंगे, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये इस पे अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और हाइपोटेन्यूज इक्वेट कर दिया तो अपना रेडियस आ जाएगा, बिकॉज वी हैव AP एंड PR इन टर्म्स ऑफ R, वी हैव AT एंड TR इन टर्म्स ऑफ R, तो दोनों पे पाइथागोरस लगाते हैं अपन। ठीक है, तो लेट्स अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम इन APR एंड ATR। सो ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल ATR, तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो APR की अगर अपन बात करें तो दैट इज परपेंडिकुलर एंड दैट इज बेस इज 3R। ओके, so this is 3R and PB is R, तो 18 माइनस R का होल स्क्वायर प्लस 3R का होल स्क्वायर, राइट, ये R है। ठीक है, एंड वी आर अप्लाइंग फॉर APR। APR पे 18 माइनस R का होल स्क्वायर और 3R का होल स्क्वायर, सो 18 माइनस R का होल स्क्वायर प्लस 3R का होल स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर। 80 is 6 प्लस 3R का होल स्क्वायर एंड R स्क्वायर, तो 6 प्लस 3R का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बस ये समझना है कि अपन ने इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज को इक्वेट किया है पाइथागोरस थ्योरम लगा के। इस पे पाइथागोरस लगाया और इस पे भी पाइथागोरस लगाया। तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। सो 18 माइनस R का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 9R स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 3 6, 6 6 36 R प्लस R square. Okay, so this R square will get cancel out, 9R square will get cancel out, and you will be left with 36R plus 36R 72R, and 324 minus 36, so that is 24 minus 12, 320 minus 12, so that is 300 minus 12 will be 288, that is 288 by 72 equal to R. So 4 ones are 4 and 18 and 4 7 and 18 into 4 is 72. So we got the radius as 4. Okay, so that was the answer and that is available in option E. Okay, and that is our answer. सो इस क्वेश्चन में मेन तो ज्योमेट्री, इस पूरे फिगर को स्प्लिट करना ये थोड़ा चैलेंजिंग था। ठीक है, तो थोड़ी अगर ज्योमेट्री में जैसे क्वेश्चंस बेसिकली ऐसे ही आते हैं, अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस की होंगे तो आप ये बना पाओगे। तो ये दिखने वाली बात है कि अगर आपको ऐसा दिख जाए कि आप ये दो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो आपका रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू गॉट दिस, डू रिवाइज एंड प्रैक्टिस इट। थैंक यू।